हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज़की जमाल और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट 2020 एग्ज़ाम में बायोलॉजी पेपर के सॉल्यूशंस और उसकी एनालिसिस के बारे में। ये वीडियो मैंने सिर्फ सॉल्यूशंस देने के लिए या उसकी एनालिसिस करने के लिए ही नहीं बनाई है, साथ के साथ वो तमाम बच्चे जो कि काफ़ी सीरियसली नीट 2021 की प्रिपरेशन करने वाले हैं, ये स्टार्ट कर चुके हैं। वो तमाम बच्चे जो कि इस साल 12th क्लास में हैं या फिर वो बच्चे जिनकी किसी भी वजह से मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं और वो 2021 का टारगेट बनाकर तैयारी शुरू करने वाले हैं या कर चुके हैं, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए पहली बार कोविड-19 की वजह से ऐसा हुआ कि तकरीबन 1 साल पूरा आपको मिला है तैयारी के लिए। और उस 1 साल की तैयारी के बावजूद भी काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पूरे साल बहुत मेहनत की होगी, तब भी उनके मार्क्स 500 या 550 के अराउंड होंगे। अब चिंता की बात यह है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी मार्क्स 500-550 के आसपास रहे हैं, जबकि पेपर को देखकर लग रहा है कि 600 के आसपास ही कट ऑफ जाएगी। तो 1 साल तैयारी करने के बाद भी जब 500-550 के बीच मार्क्स आ रहे हैं, तो अब ये जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है नीट, मोस्ट प्रोबेबली अगर मई में ही हुआ तो तकरीबन 7 महीने मिलेंगे। तो फिर 7 महीने में बच्चा वो क्या तैयारी करे जिससे कि उसके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएँ, आज हम इस बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो मुझे उन बच्चों की इतनी चिंता नहीं जिन्होंने नहीं पढ़ा। अगर ना पढ़ने से सिलेक्शन नहीं हो रहा है वो इतनी चिंता की बात नहीं है, लेकिन पूरे साल अगर आपने मेहनत से पढ़ा तब भी आपके मार्क्स कम रह गए और आपको ये भी नहीं पता कि आपके मार्क्स कम क्यों रह गए, ये ज़्यादा बड़ी चिंता का मसला है। तो अब जब आप नीट 2021 की तैयारी करने वाले हैं, मैं तमाम उन स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ जो काफ़ी सीरियसली अगले नीट एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करने वाले हैं, शुरू उन्होंने कर दी है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो सारी बातें जो कि मैं आज शेयर करूंगा, ये मैंने अपने 15 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में सीखी है या फिर अपने टीचर से सीखी है, जो कि अलीगढ़ के ही नहीं बल्कि इंडिया के बेस्ट टीचर। इस साल का नीट 2020 का जब मैंने बायोलॉजी का पेपर देखा तो मैंने ये नोटिस किया कि बायोलॉजी में जो ये 90 क्वेश्चंस आए थे, इन 90 क्वेश्चंस में 79 क्वेश्चंस तो बहुत इजी थे। इजी से मतलब था मेरा कि उन्होंने सीधे एनसीईआरटी की लाइन उठा के ही पूछ लिए, यानी एनसीईआरटी बेस्ड थे। या कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो कि एनसीईआरटी में नहीं थे, लेकिन वो पहले इतनी बार आ चुके हैं कि वो इजी वाली कैटेगरी में ही रहेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा जिसका आंसर थोड़ा सा डाउटफुल रहेगा। पिछले साल भी ऐसा हुआ था, वो G0 वाला सेल साइकिल वाला क्वेश्चन में कि एग्जिट द सेल साइकिल लगेगा, सस्पेंड द सेल साइकिल, और एनटीए ने सस्पेंड द सेल साइकिल आंसर फाइनल किया था। आज भी उसी चैप्टर में उसी पार्ट से उन्होंने G0 पर एक सवाल बनाया है, उसको मुझे थोड़ा सा बात करेंगे इसके बारे में। इसके अलावा 7 क्वेश्चंस मुझे ऐसे लगे जो कि थोड़े से कंसेप्चुअल थे, मतलब कि इन आंसर्स को लगाने के लिए थोड़ी सी आपकी बायोलॉजी सही से पढ़ी होनी चाहिए। मैं इनको रखूँगा कि ये मीडियम कैटेगरी का। इसके अलावा 3 क्वेश्चंस बायोलॉजी में ऐसे थे जिन्हें मैं ट्रिकी क्वेश्चन कहूँगा, मतलब कि हो सकता है कि अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से ना पढ़ा हो तो क्वेश्चन आपका गलत हो गया हो सकता है सही भी आपने लगाया हो। ये ट्रिकी क्वेश्चन मुझे काफ़ी सुंदर, काफ़ी बढ़िया लगे। एग्ज़ाम में ऐसे सवाल भी आने चाहिए। तो पूरा पेपर हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। एनटीए का हर साल है, 1-2 क्वेश्चन वो गड़बड़ी रहती है आंसर्स के अंदर, तो वो होना ही था। हर बार बात होती है कि तकरीबन 80 क्वेश्चन एनसीईआरटी से रहते। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये 79 क्वेश्चंस, ये 7 क्वेश्चंस और ये 3 ट्रिकी क्वेश्चंस, ये भी लगभग एनसीईआरटी के आसपास के। ये 7 क्वेश्चन तो लगभग एनसीईआरटी से ही थे। ट्रिकी क्वेश्चन में उन्होंने एनसीईआरटी बेस्ड ही बनाया, यानी एक तरीके से देखा जाए तो इस बार का जो एग्ज़ाम, अच्छा ये जो एक जिसका आंसर डाउटफुल है, ये भी लगभग एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। आंसर में थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है। तो मेरा कहने का मतलब कि 90 क्वेश्चंस में से 88-89 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि एनसीईआरटी बेस्ड हैं। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे समझने की ये है कि अगर बायोलॉजी में आपके 90 में से 55 या 60 क्वेश्चन सही हुए हैं इस साल, तो ये एक चिंता का मामला है, क्योंकि जब 79 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि बहुत आसान थे, सीधे एनसीईआरटी की लाइन थी, और ये 10 क्वेश्चन मैं चलो एक बार को मान लेता हूँ कि आपको रास मैकेनिज्म नहीं आता, आपको कार्डियक साइकिल नहीं आती, आपको ट्रांसलेशन नहीं आता, आपको जेनेटिक डिजीजेज याद नहीं है, आपको नेफ्रॉन में कौन से पार्ट से कौन सी
चीज़ एब्जॉर्ब होती है आपको याद नहीं है, मैं मान लेता हूँ। आपको मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग नहीं आता, मैं मान लेता हूँ। आपको ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर नहीं आता, मैं मान लेता हूँ। लेकिन इतनी सब चीज़ें ना आते हुए भी आपके ये 7, 8, 9 क्वेश्चन गलत होने चाहिए थे। लेकिन अगर आपके 79, 75 के आसपास आंसर सही नहीं हो रहे हैं, क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब आपका तो इजी वाला पोर्शन भी तैयार नहीं है। तो नीट में सिलेक्शन के लिए पहले आपको अपना ये पोर्शन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इन बड़े टॉपिक्स की इतनी ज़्यादा चिंता आपको अभी नहीं करनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये, अगर आपके ना पढ़ने की वजह से सिलेक्शन नहीं हो रहा है इस साल, तो ये इतनी चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर आपने पूरे साल बहुत मेहनत से पढ़ा था और जबकि कोविड-19 की वजह से तकरीबन 1 साल मिला है, पहली बार जिंदगी में किसी को मेडिकल प्रिपरेशन, 1 साल की तैयारी के बावजूद अगर आपका इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, अब नेक्स्ट एग्जाम में शायद 7 महीने मिलेंगे, तो क्या गारंटी है 7 महीने में हो जाएगा? जो बच्चे इन क्वेश्चंस को करके आए हैं उनको भी आसानी हो जाएगी। और मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये एनसीईआरटी बेस्ड लाइन टू लाइन जो सवाल आए हैं उनको भी डिस्कस कर लूँगा। तो हम पहले इन कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को, ट्रिकी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में जो पहला क्वेश्चन मुझे लगा आपके साथ डिस्कस करना चाहिए वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस। इसके ऑप्शंस पढ़ने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं। डायूरेसिस का मतलब होता है एक्सेसिव यूरिन आउटपुट। प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस मतलब कि ज़्यादा यूरिन ना निकले। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा जिसके लिहाज से यूरिन ज़्यादा बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है ना। इसमें जो क्वेश्चंस में ऑप्शंस दे रखे हैं वो है डिक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ रेनिन बाय जेजी सेल्स, मोर वाटर रीएब्जॉर्प्शन ड्यू टू अंडर सिक्रीशन ऑफ एडीएच, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम रेनल ट्यूब्यूल्स ड्यू टू एल्डोस्टेरोन, और एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर कॉजेज वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। ये सवाल मुझे लगा कि थोड़ा सही बनाया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर लगाने के लिए आपको रास मैकेनिज्म क्लियर होना चाहिए। रास मैकेनिज्म जिन बच्चों के मैं बहुत शॉर्ट में बताता हूँ, वहाँ पर आपने रेनिन का जिक्र सुना और फिर रेनिन की वजह से बाद में फिर आपने एल्डोस्टेरोन का जिक्र सुना। फिर वहाँ होता है एल्डोस्टेरोन के वाटर रीएब्जॉर्प्शन होता है, सोडियम का भी होता है। तो मतलब जब जब रेनिन निकलेगा तब फिर बाद में एल्डोस्टेरोन निकलेगा, ये वाटर रीएब्जॉर्प्शन बढ़ेगा यानी यूरिन आउटपुट को कम कर देगा। इसके अलावा एडीएच का नाम आपने सुना है, वो भी रेनल ट्यूब्यूल से वाटर की रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाता है लास्ट वाले पार्ट से, यानी कि वो भी वाटर के आउटपुट को, यूरिन आउटपुट को कम कर दे। यानी रेनिन, एल्डोस्टेरोन और एडीएच ये तीनों ही डायूरेसिस को प्रिवेंट करेंगे। फिर आपने वहाँ पर एक नाम और सुना होगा एएनएफ, एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर। ये वैसोडाइलेशन कराता है, बिल्कुल रेनिन का उल्टा काम करता है ना। तो रेनिन का अपोजिट काम करता है एएनएफ, है ना। मैं ऑप्शन बता देता हूँ। पहला दिया है डिक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ रेनिन बाय जेजी सेल्स। तो यानी अगर रेनिन कम हो जाएगा तो उससे क्या होगा, फिर आगे एल्डोस्टेरोन कम हो जाएगा। अगर एल्डोस्टेरोन कम हो जाएगा तो अंदर पानी ज़्यादा रहने लगेगा। तो अगर पानी अंदर जाए तो यूरिन आउटपुट तो बढ़ेगा, है ना। तो ये तो ऑप्शन गड़बड़ हो गया, वो बोल रहे हैं यूरिन आउटपुट कम हो जाए। दूसरा है मोर वाटर रीएब्जॉर्प्शन ड्यू टू अंडर सिक्रीशन ऑफ एडीएच। चलिए ये बात थोड़ी ठीक लगी, मोर वाटर रीएब्जॉर्प्शन, लेकिन अंडर सिक्रीशन ऑफ एडीएच थोड़ी ना होगा। एडीएच का तो जब सिक्रीशन बढ़ेगा, हाइपर सिक्रीशन होगा, तब वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम रेनल ट्यूब्यूल्स ड्यू टू एल्डोस्टेरोन। ये बात ठीक है, एल्डोस्टेरोन या फिर एडीएच का भी हाइपर सिक्रीशन होता है, रेनिन, ये तीनों ही वाटर रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाएंगे जिसकी वजह से डायूरेसिस कम हो जाएगी। नेक्स्ट है एएनएफ, एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर कॉज वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। ये तो लाइन ही गड़बड़ हो गई, वो तो वैसोडाइलेशन कराता है। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन ब्रीदिंग चैप्टर का सवाल है। कुछ ऑप्शन दे रखा है लो PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वेलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। नेक्स्ट बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। Next, the partial pressure of CO2 can interfere with oxygen binding with hemoglobin. Next, the higher hydrogen ion concentration in alveoli favors the formation of oxyhemoglobin. ये सवाल बहुत आसान है, अगर बस आप इतनी सी बात याद रखें कि जैसे मैं बहुत शॉर्ट में बताता हूँ, है ना, मुझे टॉपिक नहीं पढ़ाना, पेपर में डिस्कशन करना है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन का आपने इस तरीके से पढ़ा होगा। फिर आपने ये पढ़ा होगा कि ये शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट की तरफ और या फिर शिफ्ट हो जाता है राइट की तरफ। फिर आपने ऐसा पढ़ा होगा एल से लव, एल से लेफ्ट। अगर ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुआ यानी कि लव यानी कि एसोसिएशन बढ़ा है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच में और बनेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा तो उस दौरान ये ग्राफ शिफ्ट होता है लेफ्ट की तरफ और डिसोसिएशन होगा ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से, डिसोसिएशन होगा ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से, तो ये शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स राइट, है ना। इतना तो याद आ रहा होगा। फिर आपने ये पढ़ा था कुछ फैक्टर्स थे, एनसीईआरटी जो फैक्टर दे रखा था ऑक्सीजन, CO2,
हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और टेम्परेचर। ये 4 फैक्टर दे रखे हैं एनसीईआरटी में। इधर भी यही 4 नाम है। आपने पढ़ा ऐसा था कि अगर ये मेनली जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग है हीमोग्लोबिन के साथ वो पार्शियल प्रेशर और ऑक्सीजन पर ही डिपेंड करती है। इसके अलावा भी कुछ और फैक्टर्स भी हैं। फिर आपने ऐसा पढ़ा था कि अगर ये बढ़ेगा तो ग्राफ शिफ्ट होगा लेफ्ट की तरफ, या फिर ये सब कम हो जाए, है ना, ये सब कम हो जाए तो भी ग्राफ शिफ्ट होगा लेफ्ट की तरफ। इधर आपने ऐसा पढ़ा था कि या तो ऑक्सीजन कम हो जाए या फिर ये सब बढ़ जाए, है ना, तो फिर ग्राफ शिफ्ट होगा राइट की तरफ। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं किस तरीके से दे रखे हैं इन्होंने। देखा लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन एल्विलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। अच्छा, क्वेश्चन में रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है, तो ये बोल रहा है कि लो POCO होगा तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अगर CO2 कम होगा तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा लेफ्ट की तरफ। दूसरी, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ये तो एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक भी बात है, मेनली इसी पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट ऑप्शन है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विद ऑक्सीजन बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन। ये बात भी ठीक है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर का CO2 बढ़ेगा तो फिर डिसोसिएशन होने लगता है ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ। लास्ट दे रखा है हायर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन इन एल्वियोलाई फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ये बोल रहा है कि अगर हायर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ये गड़बड़ है। इधर अगर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन कम होता है तब ऑक्सीहीमोग्लोबिन के बनने के चांसेस हो, मतलब सीधे एनसीईआरटी के अंदर ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिफिशिएंसी ग्राफ से मैंने एक अच्छा सवाल बनाया। तो जिसका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ये लाइन क्लियर होगी, उसका ये हो गया होगा, बाकी से गड़बड़ हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट दे रखी है, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहली स्टेटमेंट है इंसुलिन एसोसिएटेड विद हाइपरग्लाइसीमिया। दूसरी है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस। थर्ड स्टेटमेंट ग्लूकागन इज एसोसिएटेड विद हाइपोग्लाइसीमिया। और फोर्थ है इंसुलिन एक्ट्स ऑन पैनक्रियाटिक सेल एंड एडिपोसाइट्स। अब देखो, ये तो बात आप 10th क्लास से जानते हो कि ये डायबिटीज़ के केस में इंसुलिन के इंजेक्शंस भी लगते हैं ना, स्पेशली डायबिटीज़ मेलाइटिस की मैं सब बात कर रहा हूँ। तो मेरे कहने का मतलब है कि इंसुलिन तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर दी ना, डायबिटीज़ में ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहता है, तो इसका मतलब ये होगा इंसुलिन क्या करेगा, हाइपोग्लाइसीमिया। पहला ऑप्शन दे रखा है इंसुलिन एसोसिएटेड विद हाइपरग्लाइसीमिया, तो गड़बड़ हो गया। इसी से मिलते जुलता दूसरा स्टेटमेंट है ग्लूकागन का। आपकी बात मालूम, इंसुलिन ग्लूकागन एक दूसरे अपोजिट काम करते हैं। इंसुलिन जब ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, ग्लूकागन बढ़ाता है, तो इसका मतलब ग्लूकागन क्या कराता होगा, हाइपरग्लाइसीमिया। ऑप्शन में दे रखा है कि ग्लूकागन इज एसोसिएटेड विद हाइपोग्लाइसीमिया, तो ये भी गड़बड़ हो गया स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट और है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस। मैं मान ले रहा हूँ जैसे कि आपको सीधे लाइन याद नहीं आ रही, वैसे ग्लूकोनियोजेनेसिस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी करा देते हैं, एड्रेनलिन और एड्रेनलिन भी करा देते हैं, इसके अलावा ग्लूकागन भी करा देता है। खैर मैं कह रहा हूँ, लेकिन जैसे इतना तो याद रहता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाते हैं। मान लो चलो आपको ये भी याद नहीं था। जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो एक इंसुलिन एक्ट ऑन पैनक्रियाटिक सेल एंड एडिपोसाइट। ये एनसीईआरटी की लाइन है, लेकिन वहां पर पैनक्रियाटिक सेल नहीं लिखा हुआ है, वह हेपेटोसाइट लिखा हुआ है। मेरे ख्याल तैयारी के दौरान इतना बच्चा याद कर ही लेता है। इंसुलिन जो वो हेपेटोसाइट्स, एडिपोसाइट्स और पुराने पेपर मसल सेल्स पर भी सवाल आ चुका है ना, तो ये पैनक्रियाटिक सेल वाली लाइन गलत हो गई। तो इसका मतलब ये 3 स्टेटमेंट तो आपने गलत पकड़ ही रही, आपको सही स्टेटमेंट बतानी थी। जो बची हुई ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, आप रोल आउट करके भी आंसर लगा सकते थे अगर आपको डायरेक्ट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड वाला स्टेटमेंट याद नहीं आ रहा था तब भी। ठीक है, ये मुझे थोड़ा सही से सवाल लगा, इसलिए मैंने इसको कंसेप्चुअल कैटेगरी में रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। वही ब्रीदिंग चैप्टर से सवाल ये है, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। पहला है कॉन्ट्रा इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन के दौरान कौन कौन से स्टेटमेंट, ठीक है। पहला है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम इंस्पायरेशन के दौरान, ठीक है। दूसरा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। नेक्स्ट है पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस। नेक्स्ट है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेस। अब जिसको ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग सही से पढ़ा होगा उसके बाद समझ में आ रही होगी, उसके लिए बहुत आसान है, और जिसका ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग गड़बड़ होगा उसको सवाल थोड़ा टफ लगा होगा। अब इंस्पायरेशन के दौरान क्या होगा, ये इंस्पायरेशन, ठीक है ना, तो जब इंस्पायरेशन होगा तो डायफ्राम नीचे जाएगा, नहीं डायफ्राम होगा कॉन्ट्रैक्ट, बाहर की तरफ लिप किया जा रहा है, यानी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही होंगी, तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा डायफ्राम का, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स का। ये थोरेसिक केज बाहर की तरफ आ रहा है ना, यानी थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो लंग्स भी एक्सपेंड हो रहे होंगे, यानी पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। यानी जब आप इंस्पायरेशन करोगे डायफ्राम नीचे, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स आगे, ये भी कॉन्ट्रैक्ट, ये भी कॉन्ट्रैक्ट, थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगा जिसकी वजह से पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ऑप्शन में इन्होंने क्या दे रखा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, ठीक है, पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज कैसे हो, ये तो बढ़ रहा है,
ठीक है ना। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेस, ठीक है ना। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर का क्या रहेगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर तो अगर जैसे कि एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है ना, तो फिर अंदर का प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है ना। इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर फिर कम हो जाएगा। जितनी छोटी जगह उतना प्रेशर ज़्यादा, जितनी बड़ी जगह उतना प्रेशर कम। जैसे कि आप पाइप से छिड़काव कर रहे हैं पानी, आपने पाइप का मुंह दबा दिया, प्रेशर बढ़ेगा पानी का, छोड़ दे पानी, प्रेशर कम हो जाए, ठीक है। तो इसमें दो स्टेटमेंट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंट इंटरकॉस्टल मसल्स, ठीक। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक द एम्ब्रियोज आर ट्रांसफर टू एसेस दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। 4 नाम दे रखे हुए हैं असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी से। ये सवाल मुझे थोड़ा सही लगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कुछ बच्चे हो सकता है थोड़ा परेशान हो गए हो कि अगर फीमेल कंसीव नहीं कर पाती है तो सारे जो ऑप्शन दे रखे थे सब करवाए जाते हैं, फिर हम इसमें से कौन सा लगाएं। लेकिन अगर आप सवाल देखो, इसमें ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, आपको उन टेक्निक का नाम बताना है कि इन विच द एम्ब्रियो आर ट्रांसफर, जिसमें कि एम्ब्रियो को ट्रांसफर कराया जा रहा है। अब अगर एम्ब्रियो को ट्रांसफर कराया जा रहा है, इसका मतलब एम्ब्रियो तो बाहर बना है बॉडी के, इसका मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वाला सवाल है, टेस्ट ट्यूब बेबी वाला। टेस्ट ट्यूब बेबी वाला आपने 2 लाइन सुनी, एक तो जिफ्ट होता है ना, और दूसरा आपने इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर पढ़ा, तो वही ऑप्शन हो जाएगा इसका, जिफ्ट एंड IUT, ठीक है। एक क्वेश्चन और नेक्स्ट है, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। इन्होंने जेनेटिक्स से बनाया है। इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है सही मैच बताना है, थैलेसीमिया एक्स-लिंक्ड, हीमोफीलिया वाई-लिंक्ड। थर्ड ऑप्शन है फेनिलकेटोनुरिया ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्राइट। फोर्थ ऑप्शन दे रखा है सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रेसेसिव ट्राइट और क्रोमोसोम नंबर 11। अब ये बच्चा वही सवाल, इस सवाल को वही बच्चा कर सकता है जिसको जेनेटिक्स में सारी चीज़ें पढ़ी हुई हों। जैसे थैलेसीमिया खुद अपने आप में एक काफ़ी फेमस डिजीज़ है, पुराने पेपर में कई बार से सवाल आया है। ये ऑटोसोम की डिजीज़ है ना, ऑटोसोमल रेसेसिव है। फिर आपने पढ़ा भी होगा, उसमें अल्फ़ा चेन कम हो जाती हैं या बीटा चेन कम हो जाती हैं। अल्फ़ा वाले जीन जो है HbA1 HbA2 क्रोमोसोम नंबर 16 पे थे, और बीटा चेन वाला जीन HBB क्रोमोसोम नंबर 11 पर था, है ना। तो ये तो ऑटोसोमल वाला है। अगर ऑटोसोमल रेसेसिव वाली बात आपके तो 16 और 11 भी याद होगा। तो इन्होंने दे रखा है थैलेसीमिया एक्स-लिंक्ड, हो गया गलत। हीमोफीलिया ने दे रखा है वाई-लिंक्ड, तो हीमोफीलिया में तो पूरा क्रिस-क्रॉस इनहेरिटेंस आप पढ़ते हो, एक्स-लिंक्ड डिजीज़ है ना, तो ये भी होगा गलत। फेनिलकेटोनुरिया को दे रखा है ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्राइट, फेनिलकेटोनुरिया ऑटोसोमल रेसेसिव है ना। इसके अलावा फेनिलकेटोनुरिया भी काफ़ी फेमस है। सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रेसेसिव ट्राइट, क्रोमोसोम नंबर, ये ठीक है। सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रेसेसिव है, क्रोमोसोम नंबर 11। फेनिलकेटोनुरिया भी बहुत बार पूछा गया क्रोमोसोम नंबर 12 के हिसाब से, तो इसे सही ऑप्शन सिकल सेल एनीमिया। ये वही बच्चा कर पाएगा जिसको ये सारी डिजीज़ और कौन सा ऑटोसोमल रेसेसिव है, कौन सा ऑटोसोमल डोमिनेंट है, कौन सी एक्स-लिंक्ड है, कौन सी वाई-लिंक्ड, जैसे याद होगा। एक क्वेश्चन और है जो मुझे लगा कि कंसेप्चुअल कैटेगरी में आएगा, कि द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग लॉस ऑफ वाटर in liquid form from the tip of grass blades at night and in early morning is। अब इस क्वेश्चन को लगाते मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ पहले। ऑप्शन है प्लाज्मोलिसिस, ट्रांसपायरेशन, रूट प्रेशर और इम्बाइबेशन। द प्रोसेस रेस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग द लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म। वैसे तो सवाल एकदम क्लियर है, लेकिन इसमें भी कुछ बच्चे हो सकता है ऐसे हों जैसे कि इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं वो ये भूल गए, वो नीट का एग्जाम दे रहे हैं, 6th एंट्रेंस नहीं दे रहे हैं, और वो वाटर लॉस को पढ़ के ट्रांसपायरेशन भी हो सकता है लगाकर आए हों। लेकिन क्वेश्चन डायरेक्ट दे रखा है लिक्विड फॉर्म, ठीक है ना, फ्रॉम द टिप ऑफ ग्रास ब्लेड, यानी सवाल हो गया फिर गटेशन का, और गटेशन की वजह क्या रहती है, रूट प्रेशर, तो आंसर रहेगा फिर रूट प्रेशर, ठीक है ना। 3 क्वेश्चंस हैं जिनको मैं ट्रिकी मानता हूँ, इसमें थोड़ा सा इन्होंने अच्छे सवाल, सुंदर सवाल बनाए। पहला क्वेश्चन इन्होंने बनाया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम यानी ओवुलेशन फ्रॉम द ग्राफिन फॉलिकल। अब क्योंकि ओवुलेशन वाला सवाल काफ़ी फेमस है, और ओवुलेशन सुनते ही बच्चे के दिमाग में आता है LH, उन्होंने एक ऑप्शन भी दिया है LH का। उन्होंने ऑप्शन दिया लो कंसंट्रेशन ऑफ FSH, हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ LH। अब इन्होंने हाई लो में भी घुमाया है, अगर सिर्फ हार्मोन के नाम दे रखे होते तो LH इसका आंसर सही था, लेकिन उन्होंने हाई और लो का हिसाब से आंसर दिए हैं यहाँ पर। अब आपने जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का हार्मोनल कंट्रोल पढ़ा था, वहाँ पर आपको याद होगा कि ये जो मिड ऑफ द साइकिल पर आपने यहाँ पर FSH का लेवल हाई पढ़ा था, यहाँ पर आपने LH का लेवल भी हाई पढ़ा था। इसके अलावा आपने ये भी पढ़ा था कि एस्ट्रोजन यहाँ बढ़ता है और फिर बाद में भी बढ़ता है, और प्रोजेस्टेरोन का लेवल सिर्फ ओवुलेशन के बाद बढ़ता है। तो हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन तो होगा ओवुलेशन के बाद, कॉर्पस ल्यूटियम निकालेगा, कॉर्पस ल्यूटियम खैर एस्ट्रोजन भी निकालता है। इस दौरान जब ओवुलेशन हो रहा होगा तो ओवुलेशन LH सर्च के बाद होता है, यानी LH का लेवल बढ़ा होता है इस दौरान, FSH का लेवल बढ़ा होता है और एस्ट्रोजन का भी, ठीक है ना। तो ओवुलेशन के दौरान किस किस का लेवल आई है, FSH, LH और एस्ट्रोजन। ओवुलेशन होने के बाद कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से प्रोजेस्टेरोन बढ़ता है, ठीक है। तो
उस हिसाब से अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो लो कंसंट्रेशन ऑफ FSH तो होता नहीं, तो ये तो ऑप्शन हो गया गलत। दूसरा ऑप्शन देगा हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, ठीक है, ओवुलेशन के दौरान एस्ट्रोजन कंसंट्रेशन हाई होता है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, ये बात तो हो गई गलत, क्योंकि ये तो ओवुलेशन के बाद कंसंट्रेशन हाई होता है। एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ LH, ये बात भी गलत हो गई, ओवुलेशन के दौरान तो LH का लेवल हाई होता है। तो उस लिहाज से जो बेहतर ऑप्शन रहेगा वो रहेगा भी हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, ठीक है। ये अच्छा सवाल बनाया, ज़्यादातर जनता LH ही लगाकर आई होगी जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ DNA हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। 4 एंजाइम के नाम दे रखे हैं, DNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज, DNA लाइकेज, DNA हेलिकेज। अब इस सवाल की खूबसूरती यह है कि इसमें क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हो ओपनिंग ऑफ DNA हेलिक्स। ओपनिंग ऑफ DNA हेलिक्स ही पढ़ के अगर किसी ने सट से आंसर मारा होगा तो उसने लगाया होगा हेलिकेज। लेकिन सवाल की खूबसूरती है कि उसने बोला है ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन यानी जब वो DNA से RNA बना है, तो जब DNA से RNA बनता है उस टाइम DNA की जो अनवाइंडिंग करता है वो RNA पॉलीमरेज करता है, इसलिए आंसर क्या रहेगा, RNA पॉलीमरेज, ठीक है। एक क्वेश्चन ही इन्होंने ये पुराने क्वेश्चन से बनाया है, हो सकता है क्वेश्चन ज़्यादातर बच्चों गलत दिया हो। इस वजह से गलत हुआ क्योंकि जितनी भी आपने सवाल लगाए हैं पुराने पेपर से, जिस भी किताब से, उसमें इसका आंसर अलग दे रखा है, और अगर आपने इंटरनेट से आंसर सर्च किए होंगे तब भी इसका आंसर वही सेम दे रखा है। क्वेश्चन ये, द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशन वन विद इन द अदर। ऑप्शन दे रखा है पॉलन ग्रेन इनसाइड द एंथर, जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन विद 2 मेल गैमीट्स, नेक्स्ट है सीड इनसाइड द फ्रूट, एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल, और इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं। ऐसा ही सेम क्वेश्चन 2008 में एम्स में आया था, मैंने उसका भी स्क्रीनशॉट ले रखा है। ये सेम क्वेश्चन था, प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशन वन विद इन द अदर। जब ऑप्शन थे एम्ब्रियो, जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन, इन्होंने अब की बार पॉलन ग्रेन की 2 ऑप्शन बना दिए, एम्ब्रियो भी था, अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल और सीड। अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल आज के ऑप्शन में नहीं था अब की बार वाले पेपर, इसका इन्होंने आंसर हमेशा सीड दिया। और ज़्यादातर फिर टीचर्स ने क्लास में यही पढ़ाया कि कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशन वन विद इन द अदर, तो इसका आंसर आप सीड लगा दो। सिंगली आंसर लगाना था कि प्लांट का पार्ट है सीड, और सीड के अंदर भी पूरा एक नया प्लांट मौजूद होता है। लेकिन अब इन्होंने जो ऑप्शंस बनाए हैं उसमें सीड वाला ऑप्शन ही कवर नहीं हो पा रहा, तो इस क्वेश्चन को देखते हुए, इसके ऑप्शंस को देखते हुए वो ये बताता है कि ये क्वेश्चन इन्होंने बनाया है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन टॉपिक से। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में आपने देखा था जनरेशन हैप्लॉइड भी हो सकती है, डिप्लॉइड भी हो सकती है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें कि द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशन वन विद इन द अदर, इसका मतलब उसमें एक पार्ट डिप्लॉइड होगा, उसके अंदर दूसरा पार्ट हैप्लॉइड होगा, ये एक पार्ट हैप्लॉइड होगा, दूसरा पार्ट डिप्लॉइड होगा। अब पहला ऑप्शन है पॉलन ग्रेन इनसाइड द एंथर। अब एंथर होता है डिप्लॉइड, उसके अंदर पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड, तो 2 जनरेशन वन विद इन द अदर वाली लाइन सही लग रही है। जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन विद 2 मेल गैमीट, तो पॉलन ग्रेन तो हैप्लॉइड होता है, उसके गैमीट्स भी हैप्लॉइड ही होते हैं, तो ये बात नहीं बन रही। सीड इनसाइड द फ्रूट, फ्रूट भी डिप्लॉइड है, सीड भी डिप्लॉइड है। एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल, ओव्यूल प्लांट का पार्ट है, डिप्लॉइड है। एम्ब्रियो सैक मेगास्पोरोजेनेसिस बन रहा है, वो हैप्लॉइड है। तो जो इसमें पॉलन ग्रेन इनसाइड द एंथर और एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल, उसमें एक पार्ट डिप्लॉइड है, एक पार्ट हैप्लॉइड, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वाले टॉपिक के लिहाज से ये ऑप्शन यहाँ पर सही बैठते हैं। ये हो सकता है गलत हुआ आप लोगों का। एक क्वेश्चन थोड़ा जो मैं डाउटफुल कैटेगरी में रखूंगा वो ये कि इन्होंने सवाल बनाया, सम डिवाइडिंग सेल एग्जिट द सेल साइकिल एंड एंटर द वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज। वैसे तो सवाल आसान सा है, दिस इज कॉल्ड क्विसेंट स्टेट जी नॉट, दिस प्रोसेस अकर्स एट द एंड ऑफ। अब अगर आप जो सेल साइकिल, सम डिवाइडिंग सेल्स एग्जिट द सेल साइकिल एंड एंटर वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज, दिस इज कॉल्ड क्विसेंट स्टेज या जी नॉट, दिस प्रोसेस अकर्स एट द एंड ऑफ। जिन बच्चों ने सेल साइकिल पढ़ रखी उन्हें बात समझ में आ रही होगी। देखो अगर सेल एग्जिट कर रहा है सेल साइकिल को, पूछा गया है कि कौन सी स्टेज के एंड होने के बाद, तो उस लिहाज से इसका आंसर होना चाहिए एम फेज, क्योंकि जब सेल डिवीजन कंप्लीट हुआ होगा उसके बाद ही सेल फिर एग्जिट करेगा, जीवन में एंटर नहीं करेगा। लेकिन अगर एनसीईआरटी का रीडिंग लगाएंगे तो ऐसा लगेगा कि वो जीवन से एग्जिट किया था उसने जी नॉट में। तो देखते हैं अब की बार कि वो इस क्वेश्चन का आंसर क्या देते हैं। बच्चे ये 79 बहुत इजी क्वेश्चन, मैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट के अंदर इन 79 क्वेश्चंस के बारे में बात कर लूँगा।